आज हमारा लास्ट चैप्टर है, कहने को बुक का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन हमारा जो ये सीरीज चल रही है उसका हमारा लास्ट चैप्टर है रिवीजन का, जिसके हम पीवाईक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही, जो मैं कहती हूँ ना कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल पूछते हैं। वो लास्ट ईयर हालांकि उससे केस स्टडी आई, बट समटाइम्स 6 नंबर तक में भी कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है उसके फीचर्स के साथ। ठीक है, तो एक तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन होता है वो बहुत बड़ी केस स्टडी में तो नहीं आता, बट सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनके, यानी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनके वो आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर अच्छी खासी केस स्टडी वाली एमसीक्यू जो है वो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है। एज वेल एज जो रीजन असर्शन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आप यहां से क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट होता ही इसलिए है क्योंकि हमारा कोई गोल है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, आपने कोई काम सोचा है, उसी के लिए तो आप मैनेजमेंट करोगे ना। बिना गोल के तो कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आपने एक जगह लेके रखी है, तो जिस दिन आपने वो जगह खरीदी होगी ना कहीं आपके माइंड में एक चीज होगा कि आप इस जगह का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करोगे। तो हमेशा मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ गोल की वजह से ही होती है कि कोई गोल है, इसलिए मैनेजमेंट की प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह है, आपकी हर एक बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करने की जरूरत होती है, तो दिस इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई किया जा रहा है। हाँ, करने का तरीका अलग हो सकता है, हर जगह का मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, बट प्रोसेस फॉलो हर जगह की जा रही है। कंटिन्यूअस है, ये एक देखो प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या होता है? सीरीज ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे 5 फंक्शंस है हमारे मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग से ये प्रोसेस शुरू होती है और कंट्रोलिंग पे जाकर खत्म होती है किसी एक एक्टिविटी के लिए। जैसे आप दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो, फिर से प्लानिंग से शुरू होती है और कंट्रोलिंग पे जाकर खत्म होती है। ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो, मैनेजमेंट कोई अकेला बंदा नहीं चला सकता, कोई एक इंडिविजुअल पूरे मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये ग्रुप में रहकर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है जब भी हम मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसके बाद डायनामिक है। डायनामिक मतलब बदलता रहता है। जैसे ही देखो, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने मैनेजमेंट को भी चेंज करना होगा, उसकी प्रोसेस को भी चेंज करना होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होगा आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद बट इट इज इंटेंजिबल फोर्स। ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है, देखो, जिसको हम देख छू तो नहीं सकते, बट इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, यानी कि टारगेट्स हमारे टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, खुश है, किसी तरीके का कोई केओस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब हैप्पी है, मतलब एम्प्लॉयज भी हैप्पी है हमारे, तो दैट मीन्स आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज इंटेंजिबल। उसके बाद द लास्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के मल्टी फेजेस है। इसके अंदर आप एक एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, 3 तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो आपका यहीं से निकल कर आता है कि जब भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में कोई ना कोई काम है जिसकी वजह से हम लोगों ने मैनेजमेंट को करना शुरू किया। कोई वर्क है, चाहे आपने एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, तो कहीं ना कोई कुछ काम है जो उन्हें करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब आप वो काम किससे कराओगे? लोगों से। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो सबसे बड़े एसेट माने जाते हैं उनके, क्योंकि उन्हें संभालना सबसे मुश्किल काम है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल 2 तरीके से हो सकता है, या तो सभी से हम इंडिविजुअली बात करते हैं, एक एक करके सबको देख रहे हैं, या एज अ ग्रुप सबको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग द इनपुट into the output with the help of some production process। कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आपने जो भी इनपुट्स हैं आपके वर्क के, आप उसे अपने आउटपुट में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं कीवर्ड्स बता। सो डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड इट्स फीचर्स। तो कोऑर्डिनेशन के कीवर्ड सुनिए जरा। सबसे पहले तो ये एक बाइंडिंग फोर्स है। अगर कभी भी हार्मनी की बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के साथ, तो वो कोऑर्डिनेशन है। वहीं पे यहां पर सिंक्रोनाइजेशन, यूनिफिकेशन,
हार्मोनाइजेशन, जैसे मैंने भी आपको हार्मनी बताया। तो ये सभी चीजें किसको इंडिकेट करती हैं? कोऑर्डिनेशन की तरफ। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक बाइंडिंग फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको आपस में बांधने का काम करते हैं, यानी कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। ये क्या करता है? सारे लोग अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं ना, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बट हमें क्या करना है? देखो, कर सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम रहे हैं, लेकिन हमें उन सभी के ग्रुप एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन देनी है, विच इज द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक। सेकेंड, यूनिटी ऑफ एक्शन। वही कि हमने कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो हमें अपने एक्शंस में यूनिटी लानी होगी कि उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच जाएं। उसके लिए हमें यूनिटी के साथ काम करना है, वन आफ्टर वन। कंटिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन भी, जैसे हमारे फंक्शंस चलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक, तो उनके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी चलता रहता है। परवेसिव, हर लेवल, हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन, हर यूनिट में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की। टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल ऑपरेशनल के साथ, ऑपरेशनल लेवल्स अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। डेलिब्रेट है, अपनी इच्छा से, विलफुल स्पिरिट होना चाहिए आपके अंदर, तो कोऑर्डिनेशन उस विलफुल स्पिरिट को एक डायरेक्शन दे देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? डेलिब्रेट फंक्शन। क्लियर यहां तक भी? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज तो जब भी आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करता है, देखो हमें ज्यादा लोगों को बांध के रखने की या एकजुट करने की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ताकि सब लोग मिलजुल कर एक साथ काम कर सकें। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको पता है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ नहीं चलेगा तो काम रुक जाएगा। अगर फाइनेंस मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर को प्रमोशन करने के लिए पैसे नहीं देगा तो क्या वो प्रमोशन कर पाएगा? नहीं। वो उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो डिफरेंट फंक्शंस के बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। स्पेशलाइजेशन, आज का जो टाइम है वो कहता है कि हमें तो हर चीज बढ़िया चाहिए, स्पेशलिस्ट वालों से हमें राय लेनी पड़ती है। अब जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं सबको ये लगता है कि यार हम सब कुछ है, हमने उतनी पढ़ाई करी है जितनी इन सब लोगों ने करी है। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप ध्यान रखा करो, ये जो टीवी पे आप लोग रियलिटी शोज देखते हो, जैसे सिंगिंग का शो होता है, डांस का शो होता है, उसमें सारे जजेस बैठे होते हैं ना, जब तक 3 जज बैठे होते हैं मोस्टली, जब तक तीनों हाँ नहीं करते तुम मुंबई नहीं जाओगे फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्पेशलिस्ट सोचते हैं कि हम क्यों सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करें, लेकिन जब तक तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तब तक काम नहीं बन पाएगा। जिससे सफर कौन कर रहा है? वो जो कंटेस्टेंट आया है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सफर करता है। तो यहां पर हमें इन स्पेशलिस्ट के ओपिनियंस में, उनकी अप्रोचेस में, उनके सजेशंस में कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक जो पूछा जा रहा है बहुत बार, फंक्शंस कि 3 लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप, मिडल और ऑपरेशनल लेवल। मैंने लोअर लिख दिया है, लोअर भी लिख सकते हो, ऑपरेशनल भी लिख सकते हो, सुपरवाइजरी लेवल भी लिख सकते हो। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं? पहली बात तो डेजिग्नेशन याद रखना। टॉप लेवल में कौन कौन लोग होते हैं? कौन से मैनेजर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, यस, जितने भी आपके हाई प्रोफाइल आपके मैनेजर्स हैं, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सारे लोग कहाँ आते हैं? टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल में आते हैं सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स। ठीक। और ऑपरेशनल लेवल पे आते हैं फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स। ठीक है। टॉप लेवल बहुत सारे फंक्शंस है, बट मैंने 3 लिख दिए सबके कि टॉप लेवल का क्या काम होता है। देखो भैया, मेन काम होगा उसका, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करते हैं ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रैटेजीज प्लान कर सके। उसके अलावा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज अलॉट करना, ये सारे भी काम टॉप लेवल का होता है। मिडिल लेवल क्या करता है कि जो टॉप लेवल ने उनको पॉलिसीज बताई हैं वो सारी पॉलिसीज किस तक पहुंचानी है? ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचानी है, वर्कर्स तक पहुंचानी है। जो काम इन्होंने दिया है टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को, तो सबको ये ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे और हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहेंगे कि वो अपना काम पूरा करें। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड पर्सनल्स हो, इस चीज का भी ध्यान ये लोग रखते हैं। ऑपरेशनल लेवल का क्या काम है कि वर्कर्स क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखना,
क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करना, क्योंकि एक्चुअल में काम यहीं पर हो रहा है, और उनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ हम एक रिवीजन टाइप पढ़ रहे हैं, डिटेल में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है अब दो, वो थोड़े से आपके नेचर ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को 3 चीजों से कंपेयर करते हैं, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से में आर्ट की बात हो रही है, कहाँ साइंस और कहाँ प्रोफेशन। जब आर्ट की बात होगी तो कहीं ना कहीं वो स्किल्स के बारे में बात करेंगे कि कोई आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आपके कुछ स्किल्स हैं जिसके बारे में वहां पर बात की जा रही होगी। जब साइंस की बात आ रही होगी तो साइंस में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही होगी, सिस्टमैटिकली काम को करने के बारे में बात हो रही होगी। जब आप प्रोफेशन पे आएंगे तो प्रोफेशन में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात हो रही होगी कि अब जैसे आप जब 12th तक की पढ़ाई कर रहे हो तो अभी तो नॉर्मल आप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीव कर रहे हो, लेकिन 12th के बाद आप जो भी करियर चूज करोगे तो आप स्पेशलाइजेशन लोगे उसके अंदर। जैसे कि अब हम किसी को अगर डॉक्टर कहते हैं तो हम कहते हैं ना कि जिसके पास एमबीबीएस की, मतलब एक मैं सिर्फ एक ही डिग्री की बात कर रही हूँ फिलहाल, कि जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी वो फिजिशियन कहलाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस फील्ड में एंटर करने के लिए आपको वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, तो वो एक प्रोफेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज that explains certain general truths or the operation of general laws। यानी कि साइंस के अंदर बेसिकली जो भी हम बात कहते हैं वो सच है, ट्रूथ है, वो लॉ बने हुए हैं जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो आपको यहाँ पर मैनेजमेंट को एज अ साइंस एक्सप्लेन करना है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है तो देखो सबसे पहले साइंस को आप एक्सप्लेन करना, उसकी डेफिनेशन देना, उसके बाद इनके 3 फीचर्स होते हैं, इससे आपको कंपैरिजन करना है। जैसे कि सबसे पहला है हमारा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कैसे आप कह सकते हो कि क्या मैनेजमेंट में ये फीचर एग्जिस्ट करता है? अगर मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव कर दे तो यस, मैनेजमेंट भी हमारा क्या है, एक साइंस के इस फीचर को फुलफिल करता है। और हमने जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़े तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पॉइंट था कि हमारे पास भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कॉज है और उनसे मिलने वाला आउटपुट क्या होता है, उनका रिजल्ट। जैसे कि वही याद करो, वही वाला एग्जाम्पल, डिवीजन ऑफ वर्क कॉज है, उससे मिलने वाला स्पेशलाइजेशन उसका इफेक्ट है। तो यस, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से मैनेजमेंट में भी ये फीचर एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है? फिर से मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगी फीचर्स में। एक पॉइंट था फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाँ, जितने लोगों ने भी प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए, चाहे वो टेलर ने किए चाहे वो फेयोल ने किए, सबने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, सबने प्रैक्टिस की है, ओवरनाइट कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। बट अगर मैं साइंस के प्रिंसिपल्स के आउटकम के बारे में बात करूं कि अगर आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर आप पढ़ते हो, बहुत सिंपल सा होता है इसलिए इसको ही डिस्कस करते हैं हम, उसका आउटपुट हर जगह सेम है, उसका आउटकम हर जगह सेम है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं फ्योल्स के या टेलर के प्रिंसिपल्स के आउटकम की, तो क्योंकि यहां पर हम ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करते हैं और यहां पर आप कहते हो ना कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बिहेवियरल है, तो उसका आउटकम भी हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल है, क्या आप साइंस के प्रिंसिपल को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, जैसे हैं वैसे ही पढ़ोगे। लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होते हैं वो, इवन कॉन्टिंजेंट भी होते हैं, तो इसकी वजह से उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि मैनेजमेंट पूरी तरीके से तो साइंस नहीं है, कि जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स वाली साइंस होती है, ये वो वाली साइंस तो नहीं है, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट साइंस, या एक और वर्ड इनएग्जैक्ट साइंस, हाँ, या फिर इनएग्जैक्ट साइंस, या इसके लिए एक और हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इट इज नाइदर प्रिसाइज नॉर कॉम्प्रिहेंसिव एज प्योर साइंस। नेक्स्ट, art is concerned with personal application of knowledge. In the light of this statement, compare all the features of management with art and prove that it is an art. अब उन्होंने कहा कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है, अब आपको ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हम 3 फीचर्स को देखते हैं। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट में चाहे डांस है, सिंगिंग है, चाहे पेंटिंग ही क्यों ना हो, सब जगह थ्योरी होती है। लाइकवाइज मैनेजमेंट थ्योरी है तभी तो पढ़ रहे हो आप, वरना क्यों पढ़ोगे? तो यस, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब तुम में से अगर
कुछ लोग सिंगर हैं, तो अगर मैंने दो लोगों को भी खड़ा कर दिया तो दोनों अलग अलग सुर में गाएंगे, दोनों का गाने का तरीका अपना अलग होगा, हर किसी का अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग होता है। लाइकवाइज अगर आप दो मैनेजर्स को भी सेम सिचुएशन दोगे, कोई सेम प्रॉब्लम दोगे, तो उसको भी दोनों अपने यूनिक स्टाइल में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितने ज्यादा आप अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी आएगी। लाइकवाइज जितना ज्यादा मैनेजर अपने डे टू डे वर्किंग में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा, तो वहीं पे उसको भी समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आर्ट के सारे ही फीचर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। तो ये कुछ PYQs हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब कुछ केस स्टडीज डिस्कस कर लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा केस स्टडी MCQ है। Management helps in providing the good quality product and service, creating the employment opportunities, adopting the new technology for the greater good of the people, and leads the path towards the growth and development. This highlights the following points of importance. आपको मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बतानी है। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आंसर तो आपके सामने है ऑब्वियसली, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखो सेकंड लाइन में ही, स्टार्टिंग की लाइन से उन्होंने लिखा है कि हम यहाँ पर लोगों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो यस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड MCQ अगेन, और जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। So Neeraj is the director of Tulip Public School having 2000 students. There are 2 headmaster, one for the senior classes and another for the junior classes. 50 teachers are under the supervision of the senior headmaster and 60 teachers under the supervision of junior headmaster. 50 थे senior के अंडर और 60 थे junior headmaster के अंडर। No teacher working under the supervision of senior headmaster is happy and satisfied, which is affecting the result of senior classes. ठीक है, जितने भी टीचर सीनियर हेडमास्टर के अंडर काम करते थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसकी वजह से रिजल्ट अफेक्ट हो रहा था। On the other hand, the teachers working under the supervision of junior headmaster are performing their duties willingly and achieving their objective. वो सही काम कर रहे थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे थे। And all teachers are happy and satisfied. The director Neeraj can feel how nicely the junior headmaster was managing his class. तो बताओ यहाँ कौन सा मैनेजमेंट का फीचर आपको यहाँ दिख रहा है? गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, इंटेंजिबल और कंटिन्यूअस। एक बताना है। इंटेंजिबल है, क्यों? यहाँ पर उन्होंने बोला ना कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी लास्ट लाइन की, कि यहाँ पर उसको कैसे फील हुआ कि वो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं क्लास को। एम्प्लॉयज खुश थे, एक हेडमास्टर के एम्प्लॉयज खुश थे और दूसरे के खुश नहीं थे। तो यहाँ पे ये खुश वाली बात कि एम्प्लॉयज खुश है या नहीं, मैंने इंटेंजिबल में बताई थी, तो ये है इंटेंजिबल। नेक्स्ट, अब हमें पहचानना है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA डिग्री, अमन जॉइंड अ मल्टीनेशनल कंपनी Zeova Limited. His job demands long hours and commitment to the organization. He is responsible for integrating the diverse elements and coordinating all the activities of the business and for its impact on society. His job is complex and stressful. सबसे ज्यादा स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिफिकल्ट काम किसका होता है? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल के कंधे पर होती है। स्ट्रेस सबसे ज्यादा उन्हीं का ही होता है, क्योंकि लोअर लेवल जो काम करेगा उसका इंपैक्ट सीधे टॉप लेवल पे पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लेवल आइडेंटिफाई किया, कौन सा? टॉप लेवल। और आई थिंक उसी के ही आपको कुछ फंक्शंस बताने होंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 फंक्शन, जैसे कि वही वेलफेयर और सर्वाइवल या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। Project Nanni Kali run by the Shivam and Sohan Limited was started in 1998 and is one of the largest program that enables the underprivileged girls to complete the 10 years of schooling. The project has impacted the lives of over 5 lakh girls from low income group families across the country. साफ पता चल रहा है कि गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, अगेन एक MCQ है आपके पास। आपको लेवल पहचानना है कौन सा है। आई थिंक पहचान भी चुके होंगे देखते ही।
Ashita works in a company where her basic task is to integrate the diverse elements and coordinate the activities of different departments according to the overall objective of the organization. मिडिल लेवल, उन्हें ही डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना होता है क्योंकि, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी है, क्या करना है हमें, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। So Pallavi started a wedding planner company Dreams Unlimited in 2016 and her target was to amongst the top 10 companies in this field within the next 3 years. उनका टारगेट है कि top 10 कंपनीज में उनको एंटर करना है आने वाले 3 साल में। For this she employed the people having the different skills. She worked hard and united the efforts of different people to achieve the goal. The requirement of the customer in this industry changed very fast and the company adapted to keep the pace with the changing environment. ठीक है, यानी कि इस फील्ड के जो लोग होते हैं उनको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। As planned, the company achieved the target within 3 years. All the employees and of the organization were happy, satisfied, and the effect of the management was noticeable in the organization. The way the Pallavi was managing her business highlights some of its features. कितने फीचर आइडेंटिफाई कर पाए हो? सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हमें 3 साल में, आने वाले 3 साल में टॉप 10 कंपनीज में आना है। कहीं ना कहीं ये गोल आ गया, गोल ओरिएंटेड है। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नीचे बताया है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो टाइम टू टाइम उन्हें चेंज करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो डायनामिक है। फिर यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉइज हैप्पी और सेटिस्फाइड है, जिससे हम देख पा रहे हैं उसका इफेक्ट मैनेजमेंट पे, इंटेंजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन में नेचर आइडेंटिफाई करना है। Ramamurthy, a professor of management, conducted a class on management principle and explained to his students the significance of management principle. In the next class, the professor asked his students to play role of different managers. He gave them various situations and asked them to think like manager and provide solution to the problems given in this situation. Each student applied the principle of management in a given situation in his own personalized manner depending upon its creativity. पर्सनलाइज मैनर भी लिखा हुआ है, सामने लिखे हुए हैं आपके, साफ साफ यहाँ पे ले रखा है कि दोनों को सिचुएशन दी, दोनों ने अपने तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाला है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यूज हुई है, क्रिएटिविटी है। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट अगेन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, आप देख रहे हो एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं इस चैप्टर में से। SORT IT Limited is a leading software development company. The company is satisfying the diverse needs of its employees. Its employees are given competitive salary and perks. They have been given the chance for their personal growth and development. For harmony in the organization, management has to reconcile the personal organization with organizational objective. 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हो। जब आप पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, सीधी सी बात है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, 3 चीजें होती हैं। जब आप सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो तो सोसाइटी के अंदर हम लोग कहेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव है। जब पूरी तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोच रहे हो, उनकी सैलरी, उनके प्रमोशन, उनकी ग्रोथ, उनके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, तो वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहां उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कॉम्पिटिटिव सैलरी दे रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन सा है? सीधी सी बात है, पर्सनल। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन हमारे पास एक केस स्टडी है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। Meeta has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice creams are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk and same are available in wide range of flavors and packs. She sets viable business objectives and work with the same in mind in order to ensure that customer will come back for purchasing. Having the first mover advantage. हालांकि क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, बट ये की लाइन लिख दी चैप्टर 3 से, कहीं ना कहीं हो सकता है बच्चा कंफ्यूज हो जाए। So her business was doing well. To earn higher profit, he started cutting cost. This would sometimes lead to delay in delivery and the ice creams was not reaching the market in time. Over a period of time, the demand for her ice cream declined and because of it, the competitors entered the market. She lost some of the market share to competitor. पता है, इवन मैं भी ये क्वेश्चन जब पढ़ रही हूँ ना यहाँ तक, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्योंकि सारी चीजें कुछ इसी तरीके से लिखी हुई हैं। At the beginning of summer season, she got back-to-back orders for the supply of 4,000 ice cream pack of different flavors for special occasions. To ensure that task was completed and order delivered in time, she hired the additional workers. She was then able to produce and deliver the ice cream packs, but at a high production cost.
यहां पर उसने जब एडिशनल वर्कर रखे तो टाइम से तो जा रहा था सामान, बट एडिशनल कॉस्ट लग रही थी. While completing the activities and finishing the given task for achieving the goals, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspect of management. Identify the aspect of management. अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होती है कि क्वेश्चन तो टोटली अगर मैं देखूं अप टू द सेकंड पैराग्राफ ऐसा लग रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का है, बट उन्होंने जब नीचे से कुछ बातें करनी स्टार्ट करी और उनका क्वेश्चन ये था कि आपको मैनेजमेंट का एस्पेक्ट पहचानना है. अगर यही क्वेश्चन होता कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, नीचे अगर उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी होती तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, ठीक है. बट क्योंकि यहां पर उन्होंने एस्पेक्ट बोले हैं सिर्फ मैनेजमेंट के, तो बेटा दो ही एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट के साथ काम कर देना, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइमली काम कंप्लीट करना. तो यहाँ पे मीता ने कौन से एस्पेक्ट को इग्नोर किया? वो टाइम से तो काम कर रही है बट एट अ हाई कॉस्ट, एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है. तो वही उन्होंने बोला है कि एक एग्जांपल के साथ आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक. चलो नेक्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है हमें? लेवल. आशुतोष गोयनका was working in X Limited, a company manufacturing air purifiers. He found that the profits had started declining from the last 6 months, and profit has an implication for the survival of firm. So he analyzed the business environment to find out the reason for this decline. एक बंदा जो बिजनेस एनवायरनमेंट को देख रहा है वो कौन से लेवल पे होगा? टॉप, मिडल, लोअर? ऑब्वियसली टॉप लेवल पे. हमने अपना आंसर में लिखा भी था. तो कोई भी 3 फंक्शंस आप लिख देंगे, ठीक है. मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कर चुके हैं एक बार. नेक्स्ट, Rishitosh Mukherjee was recently joined AMP Limited, a company manufacturing refrigerator. He found that the department was understaffed and the other department were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. He ensured the department has required number of employees and its cooperation with the other department is improved. ये बंदा क्या कर रहा है? ये देख रहा है कि इसके डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉइज चाहिए उतने हैं या नहीं, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में सही से काम हो उसके लिए कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. कहाँ काम कर रहा है ये? डिपार्टमेंट्स के बीच में ना, और डिपार्टमेंट्स कहाँ आते हैं? मिडल लेवल पे, ठीक है. तो कोई भी 3 फंक्शन उसके लिखेंगे आप. नेक्स्ट क्या पूछा है? नेचर. नेचर कितने होते हैं भाई? आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, ठीक है. हेमा इज, अभी तो डिस्कस किए थे. Hema is one of the most successful manager of her company Co-op Limited. She uses her creativity and initiative in handling the challenges situation at work. The knowledge gained by her during her student days at renowned management institute, as well as through her observation and experience over the year, is applied by Hema in skillful manner. In the context of the realities of given situation, she often read the books and the other literature in various fields of management to keep her knowledge updated. कितने सारे उन्होंने कीवर्ड्स दिए इसमें? स्किल, लिटरेचर, क्रिएटिविटी, ठीक है, आर्ट और उसी के 3 फीचर्स. ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर आया है, मतलब लास्ट ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है. एक सेकेंड, अब तक आपने देखा केस स्टडी में कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन नहीं थे. कोऑर्डिनेशन ज्यादातर डायरेक्ट ही पूछा गया है. लास्ट ईयर ही हमने उसका ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखा था. तो क्वेश्चन है, कॉर्टिको फैब्रिक्स वाज स्टार्टेड बाय आशीष इन 2001 to sell the bed sheets, towels, comforters, pillow, cushion, bath mats, etc. Now it is famous name and its branches are across India. To manage the work all over India, it has 8 teams, 2 each for North, South, East, West India. Ashish spends a considerable amount to develop an orderly pattern of group efforts among different teams to secure the unity of action in pursuit of common purpose. सिर्फ एक यही लाइन थी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है. लास्ट ईयर जब मैं भी बोर्ड की चेकिंग के लिए गई तो मैंने देखा कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत लिखा. वो नहीं पहचान पाए कि ये क्या है. वो इस पे मैनेजमेंट के फीचर, इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ये सब लिख कर आए इसके अंदर, ठीक है. To enable the suitable allocation of tasks to the various member of the team to see their tasks are performed with harmony among the members, he tries to balance a different team at different location. एक harmony word भी आया बीच में. So identify and explain the concept of management. तो आंसर तो खैर मैंने क्वेश्चन को रीड करने से पहले ही बोल दिया था कि कोऑर्डिनेशन है, उसी के आपको कोई एक पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस बताना है. यहाँ पे कोई सा ही बता सकते, ग्रोथ, इनसाइट, स्पेशलाइजेशन, कोई सा भी. अब एक चीज ध्यान रखना, एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है.
ठीक है, तो ये हमारे कुछ चैप्टर नंबर 1 से केस स्टडी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन से, और इसी के साथ आज हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी थी, रिवीजन सीरीज, ये कंप्लीट होती है। एंड आई होप कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के अब अंदाजा लग चुका होगा कि आपको कैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है,